नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारा जो पिछली चर्चा थी अक्षय रमन देसाई की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली चर्चा में हमने भारतीय राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखा और सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में देसाई के महत्वपूर्ण विचारों से अवगत हुए। आज के व्याख्यान में हम जो यह पुस्तक जो 20 अध्यायों में लिखी है, एक एक अध्याय की चर्चा करेंगे और जो इस पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है वह ब्रिटिश अर्थात उपनिवेशवादी जो ये शासक थे उनके भारत में आगमन से पूर्व की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात करता है। भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय थे और विदेशी आक्रमणकारियों से भारतीय ग्रामीण समुदायों में किसी भी तरह का जो परिवर्तन था वह नहीं आया था। यह देसाई का मानना है कि भारत जो था वह आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय था और विदेशी आक्रमणकारियों से भारतीय ग्रामीण समुदायों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासकों का भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन था, जिसमें जो खैरब के दर्रे से आने वाले जो मुगल शासक थे उनका प्रभाव रहा। और यह जो पूरा सल्तनत काल था ब्रिटिश आगमन से पूर्व का, यह पूरा सल्तनत काल भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का काल रहा। लेकिन ए.आर. देसाई कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण समुदाय पर किसी भी तरह का प्रभाव इन विदेशी आक्रमणकारियों का नहीं हुआ या इनके प्रभाव के कारण भारतीय ग्रामीण समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। समूचा गांव भूमि का मालिक होता था और प्रत्येक गांव का एक निश्चित लगान मालगुजारी जिसे बोलते थे शासक को, अर्थात जिस शासक के अधीन वह गांव होता था उसको भिजवा दिया जाता था। इस प्रकार ए.आर. देसाई का कहना है कि आत्मनिर्भरता तथा अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था ने भारत में ब्रिटिश शासकों के आगमन से पूर्व राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा को विकसित नहीं होने दिया। अर्थात देसाई कहते हैं कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता ने भारत में राष्ट्रवाद को विकसित नहीं होने दिया। अशोक, समुद्रगुप्त एवं अकबर के समय भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग एक राजनीतिक सत्ता के अधीन तो रहा, फिर भी राष्ट्रवाद जैसी कोई विचारधारा या भाव भारत में नहीं था। देसाई स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संपूर्ण एक छत्र भारत की बात ब्रिटिश आगमन से पूर्व हुई थी, जिसमें अशोक के समय का भारत, समुद्रगुप्त के समय का भारत और अकबर के समय का भारत था। लेकिन यह एक राष्ट्र नहीं था। राजनीतिक भौगोलिक रूप से यह एक भूभाग था, लेकिन राष्ट्रवाद जैसी बातों से ए.आर. देसाई इनकार करते हैं। भारतीय सामंतवाद में कर की एक निश्चित राशि थी, जबकि ब्रिटिश सामंतवाद में कर के साथ साथ कृषि के तरीकों पर भी अधिकार था। अतः किसान एवं भूपतियों में संघर्ष होते थे। ए.आर. देसाई का कहना है वह भारतीय सामंतवाद और ब्रिटिश सामंतवाद में थोड़ा अंतर बताते हैं। ए.आर. देसाई का कहना था कि ब्रिटिश शासकों से आने से पूर्व भारत में जो सामंतवाद था वह भारतीय सामंतवाद था। इस सामंतवाद का सीधा सीधा अर्थ या सीधा सीधा कार्य एक निश्चित कर की राशि किसानों से या उस गांव से प्राप्त करना था। कृषि करने के तरीकों में को लेकर भारतीय सामंतवाद किसी भी तरह का हस्तक्षेप
किसानों से नहीं करता था, लेकिन ब्रिटिश सामंतवाद में कर के साथ साथ कृषि के तरीकों पर भी अधिकार था। अतः किसानों और भूपतियों के मध्य संघर्ष होते रहते थे। इस पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है वह ब्रिटेन की भारत पर विजय से संबंधित है, अर्थात ब्रिटेन द्वारा एक शासक के रूप में भारत में स्थापित होने से संबंधित है। यूरोपीय देशों ने भारत में सामंतवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की। मुगल साम्राज्य के पतन तथा उभरते नए राजनीतिक एवं आर्थिक वर्ग कुछ करते उससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। देसाई कहते हैं कि यूरोपीय के कई देशों ने भारत में सामंतवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। मुगल साम्राज्य का पतन तथा उभरते नए राजनीतिक एवं आर्थिक वर्ग कुछ करते उससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली, अर्थात डच, पुर्तगाल के द्वारा जो भारत में साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते थे उनको ब्रिटिश हुकूमत ने कमजोर किया। साथ ही भारत में नए उभरते राजनीतिक वर्गों का भी और आर्थिक वर्गों का भी ब्रिटेन ने दमन किया और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में अपनी जीत सुनिश्चित ब्रिटेन के द्वारा कर ली गई। भारत का इतिहास का एक और कालक्रम AR देसाई रखते हैं। वो कहते हैं कि मुगलों की शक्ति खंडित की तो वह थे मुगल राज प्रतिनिधि। मुगल राज प्रतिनिधियों की जो शक्ति थी उसको खंडित किया मुगल के शक्ति खंडित की मराठों ने, और मराठों की शक्ति खंडित की अफगानों ने, और अफगानों की शक्ति खंडित की अंग्रेजों ने। अर्थात देसाई भारत में जो विदेशी ताकतें मुगल जो आते हैं वहां से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के आगमन तक जो कालचक्र भारत में चला विदेशी आक्रमणकारियों का और किसके पास सत्ता रही उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुगल जब यहाँ स्थापित हुए तो उनकी शक्ति को कमजोर मुगल राजप्रतिनिधियों ने ही किया, और मुगल राजप्रतिनिधियों की शक्ति को मराठों ने कमजोर किया, और मराठों की शक्ति को अफगान शासकों ने कमजोर किया, और अफगान शासकों की शक्ति को अंग्रेजों ने खत्म किया। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत जातियों और जनजातियों में विभक्त था, जिसे अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में विभक्त किया। AR देसाई स्पष्ट रूप से अपनी इस पुस्तक की सामाजिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि मुगल काल में भारत जाति और जनजातियों में विभक्त था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत को उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के रूप में विभक्त किया। अर्थात यहाँ हिंदू और जो मुस्लिम संघर्ष है वह अंग्रेजों की देन देसाई के अनुसार है। अतः यह एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है कि भारत में जो मुसलमान या धर्म के आधार पर जो संघर्ष है उसकी उत्पत्ति के कारक अंग्रेज रहे हैं। पूंजीवादी राष्ट्र ब्रिटेन अधिक शक्तिशाली था, जिसने भारत के सामंतवादी व्यवस्था को अपने अनुरूप परिवर्तित किया और आर्थिक लाभ लिया। जमादारी व्यवस्था ने अपना आधार भारतीय ग्रामीण समाज पर स्थापित किया। इसे समझें, ब्रिटेन अपने समकक्ष जो अन्य जो देश थे उनमें सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, अतः भारत पर उसी का प्रभुत्व स्थापित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और अंग्रेजों ने भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको अपने अनुरूप परिवर्तित किया और आर्थिक लाभ लेना उसका उद्देश्य था।
सबसे पहले भारत की जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको भारतीय ग्रामीण समाज पर स्थापित किया। और यह जमींदारी प्रथा किसानों के शोषण की शुरुआत थी। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में किसानों के शोषण के किसी भी तरह के साहित्य उपलब्ध नहीं है। और यह जो जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने स्थापित की, इसी के माध्यम से भारत में शोषण, किसानों का शोषण स्थापित हुआ। तीसरा अध्याय जो है वह ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि के रूपांतरणों के संबंध में है। अर्थात ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भारतीय कृषि में जो जो परिवर्तन आए, जो जो भारतीय कृषि का रूप परिवर्तित हुआ, उसके संबंध में AR देसाई द्वारा लिखा गया है। देसाई का कहना है कि भारतीय सामंतवाद में संपूर्ण गांव भूमि का मालिक होता था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजों के आने से पूर्व अब तक का जो भारतीय इतिहास रहा, उस भारतीय इतिहास में जो गांव है, गांव की जो भूमि है, उसका मालिक संपूर्ण गांव होता था, कोई एक व्यक्ति नहीं होता था। और ब्रिटिश शासकों ने इस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भूमि के मालिकाना हक शुरू किए और जमींदारी वर्ग को निर्मित किया। अर्थात एक जमींदारी प्रथा के रूप में एक नई व्यवस्था की उत्पत्ति भारतीय ग्रामीण संरचना में अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई। ये जो जमींदारी वर्ग था, यह अंग्रेजों और भारतीय किसानों के मध्यस्थ का काम करता था। और इसका प्रमुख कार्य भारतीय किसानों से एक निश्चित कर की मात्रा या लगान की मात्रा, जिसे वह फसल के रूप में ना लेकर मुद्रा के रूप में लेता था और अंग्रेजों को जमा कराता था। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय सामाजिक संरचना में मुद्रा विशेष स्थान अंग्रेजों के आने के पश्चात लेती है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मुद्रा का स्थान भारतीय समाज व्यवस्था में नहीं था। मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन वो बड़े स्तर पर नहीं था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात मुद्रा के रूप में यह चीज सामने आती है अर्थव्यवस्था में। और जो जमींदार थे वह फसल के रूप में लगान वसूल ना करके मुद्रा के रूप में लगान वसूल करते थे और अंग्रेजों को जमा कराते थे। इस बीच में जो लगान की जो दर थी वह अंग्रेज तय नहीं करते थे। वह एक निश्चित मात्रा में लगान जमींदार से प्राप्त करते थे और जमींदार अपनी इच्छा के साथ किसानों से लगान वसूल करता था। अर्थात संघर्ष की बात, शोषण की बात बड़े स्तर पर इस व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण समाज में या भारतीय समाज में उत्पन्न की, ऐसा AR देसाई का मानना है। आज के व्याख्यान में मैं अक्षय रमन देसाई के ये शुरू के जो 3 अध्याय थे, भारतीय समाज में अंग्रेजों से आने से पूर्व की स्थिति, भारत पर ब्रिटिश हुकूमत स्थापित होने की स्थिति और ब्रिटिश हुकूमत स्थापित होने के पश्चात भारतीय सामाजिक संरचना में, भारतीय ग्रामीण संरचना में जो परिवर्तन अंग्रेजों ने किए और वह परिवर्तन क्या थे, उसकी बात अध्याय 3 में अक्षय रमन देसाई रखते हैं। अतः मुख्य रूप से इन तीनों अध्यायों से जो बात निकल कर आती है वह यह है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत एक शांत सामाजिक इकाई रहा, सामाजिक भूभाग रहा। अंग्रेजों ने भारत में आगमन के पश्चात फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीयों में संघर्ष उत्पन्न करवाया और यहाँ अपनी हुकूमत स्थापित करने के पश्चात जमींदारी वर्ग के माध्यम से भारत का आर्थिक शोषण शुरू किया और जो भारतीय
समाज के जो प्रथम आधार थे कृषक, उनका शोषण शुरू किया। आज के व्याख्यान में इतना ही।